मॉडरेट क्वेश्चंस हैं और आज टारगेट हमारा सभी लोगों के लिए 100%। तो प्लीज लेट मी नो एवरीवन, टुडे चैलेंज है 80% स्कोर। सो व्हाट यू थिंक, से यस नो, क्या होगा ये? मुझे पूरा भरोसा है कि यस यू कैन डू, यू ऑल कैन डू। ओके, नाउ पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से सोचिए और आंसर दीजिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको एकदम आराम से सोच के आंसर देना है एवरीवन। नाउ वेरी नाइस है। गुड इवनिंग कार्तिकेय, हाउ आर यू? एंड प्लीज डू वन थिंग, सेशन को जरूर लाइक करिए जिससे आपका वीडियो ये ना एग्जाम से पहले सेव हो जाएगा आपके उसमें, आपके प्लेलिस्ट में। आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा, है ना एवरीवन? ध्यान से पढ़िए, एक मिस्टेक और आपका मार्क्स चला जाएगा। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इससे देखिएगा, फिक्स है आपके रिटेल बैंकिंग में, कहीं नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन एकदम बिल्कुल फिक्स है, आपको बस याद रखना है 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसको जरूर रटिएगा सभी लोग, प्लीज मस्ट भी रिवाइज करिएगा, जरूर पूछेगा यहां आंसर क्या है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपसे गलती होगी, देखिएगा आप लोगों से गलती जरूर होगी, इट्स माई कमिटमेंट। क्योंकि है बड़ा प्यारा सा, जरा समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है 21-22 का, और वन मोर थिंग साथ में ये भी कह रहा है जिनकी उम्र 80 ईयर से ऊपर हो। ठीक है, 80 ईयर से ऊपर हो, जिनको हम लोग कहते हैं क्या, सुपर सीनियर सिटीजन। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है आपको इस वर्ड से लेके कि सर ये तो नया टैक्स रिजीम है, 20 में ही सिस्टम आ गया था कि नया लीजिए कि पुराना लीजिए, एम आई राइट? तो 20 में ही डिसीजन आपको लेना है, इसलिए कभी भी ए नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना आंसर डी था। आंसर क्या है? डी है। मैं आपको दिखाता हूं, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करता हूं ओल्ड टैक्स की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, जिसका फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, यहां में अप टू एग्जेम्प्ट है। ठीक है, लेकिन कंडीशन जरा समझिए। ठीक है, और यहां देखिए न्यू टैक्स में, यानी ओल्ड अगर होता तो हम कहते हैं अप टू 5 लाख तक हमारा क्या एग्जेम्प्ट है। अगर ओल्ड होता तो पूछ क्या रहा है नए में, यानी 20 में अप टू 2.5 लाख रुपए तक हमारा क्या है, एग्जेम्प्ट है। 5%, 10%, 15%, 20%, 25 और 30, ये उनके लिए है जिनकी एज 80 साल से ऊपर है। ओके, आसान क्वेश्चन गलती कर दिए। चलिए अगला, जल्दी से बताइए अगला, नेक्स्ट वन। सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना, बहुत ही प्यारी योजना। ये योजना इसलिए मैं बार बार करा रहा हूं क्योंकि यह योजना आपके रिटेल बैंकिंग में 2 बार आई है। एक बार ये योजना स्कीम में भी आई है और एक बार योजना आपको उसमें टैक्सेशन वाले पार्ट में भी आया है। बहुत आसान है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, हमारा 10 ईयर्स होगा। इसमें जो आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट मे बी, कि आपका जो इसमें प्रिंसिपल होगा, याद रखिएगा, यानी जो भी इस अमाउंट का प्रिंसिपल होगा, है ना, वो डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा। यानी आप जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसका बेनिफिट ले सकते हैं एज पर 80C, और जिसमें जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसका आपको टैक्स फ्री है। सपोज आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा जमा करने के बाद, वो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस पर कोई भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, दे आर टोटली टैक्स फ्री। ठीक है, और ये जो अकाउंट है वो 21 ईयर पे होने पर ही क्या होगा, मैच्योर होगा, पूरा होगा, है ना सभी लोगों को। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, 18 ईयर्स जब होंगे तो इस अकाउंट में आप 50% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, है ना, और जो प्रिंसिपल आप पैसा देंगे उसके लिए आपको एज पर 80C, याद रखिएगा, 1,50,000 रुपए तक आपको मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आज सभी लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट मेरा होगा आज 8 PM पर जरूर लाइव आइएगा क्रैकर बैच में, जहां मैं करा रहा हूं टोटली बहुत ही शानदार आज टॉपिक कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस कराऊंगा, यानी कि कॉन्सेप्ट भी होगा और वहां पर एमसीक्यूज भी मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, जल्दी से। प्रधानमंत्री जो वन व्यय वंदना योजना है उसके रिगार्डिंग मुझे बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना अगर मैं बोलूं इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक सीनियर सिटीजन स्कीम है
जिसका पर्पस है पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स के लिए, है ना, पेंशन के रूप में आपको मिलेगा। इसमें दो चीज मैं कहना चाहूंगा, एक तो है आपका इफेक्टिव, है ना, इफेक्टिव एनुअल इफेक्टिव एल्ड, तो वो याद रखिएगा वो सिर्फ 8% है। अगर पूछता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो वो जो आपका है वो है 8% पर एनम, है ना। तो कितने लोगों के लिए? 60 साल के। मुझे बताइए कमेंट करके जल्दी से कि इसका लॉक इन पीरियड कितने सालों का होता है, मुझे बताइए जल्दी से, लॉक इन पीरियड कितने सालों का होगा? तो जो लॉक इन पीरियड है वो याद रखिएगा वो है 10 सालों का, ठीक है। और इस पे जो इसका जो प्रिंसिपल होगा वो पूरा डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा, यानी आप उस प्रिंसिपल का बेनिफिट ले सकते हैं एज पर द 80C, और जो इसमें इंटरेस्ट है वो पूरी तरीके से क्या होगी? टैक्स फ्री होगी। नाउ नेक्स्ट वन, मेडिकल इंश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम जो भी प्रीमियम पेड करते हैं, है ना, एज पर सेक्शन 80T, तो हमें कितना बेनिफिट है मुझे बताइए जल्दी से एवरीवन। एज पर द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम पेड करते हैं तो उसमें आपको क्या बेनिफिट है, कितना बेनिफिट है मुझे बताइए? 50,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, सॉरी 5,000, दो बार आ गया 5,000, है ना। चलिए इसे 500 कर लीजिए। चलिए अब बताइए आंसर क्या है, और इनमें से कोई नहीं, बताइए एवरीवन व्हाट इज द राइट आंसर? मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई, इसलिए मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया। आंसर आपका होगा 4 और आंसर होगा 50,000। याद रखना ध्यान से। अदर टैक्स सेविंग ऑप्शन, यानी 80C के अलावा भी ऑप्शन है 80D, बट याद रखना चाहे 80CC हो या 80D हो, वो सब क्लब करता है आपको 80C में, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कैन बी क्लेम एट 50,000, यानी 50,000 रुपीज तक का हम क्लेम कर सकते हैं अगर हमने प्रीमियम पेड किया है, ठीक है। 25,000 रुपीज फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट फैमिली कंप्राइजिंग, इसमें स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, और एडिशनल 25,000 रुपीज फॉर डिपेंडेंट पेरेंट जिनकी उम्र अगर मैं बोलूं 60 साल से कम है। तो एक पॉइंट तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, द पॉइंट नंबर 1, है ना। दूसरा क्या है? वन कैन ऑल्सो क्लेम मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अप टू ₹1,00,000 पर एनम इफ अवेल फॉर सीनियर सिटीजन। अगर स्पेसिफिक हमने किनके लिए प्लान, सीनियर सिटीजन के लिए, तो हम 1,00,000 तक बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन आर नॉट कवर, अगर उन पे और कोई दूसरा कवर नहीं है, तो अंडर एनी हेल्थ इंश्योरेंस देन मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर कैन बी क्लेम अंडर 80D अप टू 50,000, ठीक है। यानी 50,000, 50,000, 1,00,000 तक आप भी ले सकते हैं, बट केस है यहां पर। चलिए नेक्स्ट वन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैं इसको आज लाया हूं। आज कंफ्यूजन आपका पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है। आज आपका पूरा कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा सभी लोगों का, जल्दी से। जब भी हम होम लोन का EMI पेड करते हैं तो याद रखना उसमें दो चीजें होती हैं। जब भी हम होम लोन की EMI पेड करेंगे ना, याद रखिएगा उसमें दो चीजें होती हैं, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। याद रखिएगा अगर मैं बात करता हूं प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को आप 80C के तहत मैक्सिमम इसका डिडक्शन ले सकते हैं 1,50,000 रुपए, और जो इंटरेस्ट है इसके लिए अलग से आप मिलेगा आपको छूट अप टू ₹2,00,000 रुपए का, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखो, दिस इज कॉल, कहता है कैन वी क्लेम डिडक्शन फॉर प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन। तो याद रखना कोई भी टैक्स पेयर कैन डिडक्ट बोथ द इंटरेस्ट पेड ऑन हाउस लोन एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट दैट वाज रिपे ऑन द लोन, ठीक है। इन द केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर मान लो है प्रॉपर्टी, सेक्शन 24 अलाउ करता है रिडक्शन ऑन द इंटरेस्ट पेड ऑन द हाउस लोन अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹2,00,000 इन गिवन फिस्कल ईयर तक आप बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब कुल मिला के आपका प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट दोनों का आप बेनिफिट ले सकते हैं। ये पॉइंट याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट वन, गारंटी है इससे एक क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, इससे एक क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावनाएं हैं। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। व्हाट इज ए कैपिटल गेन टैक्स, ये कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है? एनी प्रॉफिट और गेन दैट अराइज फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स इज कंसीडर एज इनकम एंड हेंस one needs to pay tax for that amount in the year in which the transfer of the capital assets take place. दूसरा, capital gains tax are of two type, short term capital gain tax and long term capital gain tax. या तीसरा all and fourth one none. What is the right answer? बताइए जल्दी से। हाय दिली, वेलकम। देखिए मैंने हाउस खरीदा और हाउस मैंने खरीदा 1 लाख रुपए का, समझिएगा ध्यान से, और मैंने आज के डेट में उस हाउस को 2 लाख में बेच दिया। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे घर बेचने से, प्रॉपर्टी बेचने से हमें 1 लाख रुपए का हुआ प्रॉफिट। यानी ये जो प्रॉफिट हुआ ये आपका काउंट होगा इस साल इनकम में। किसमें? इनकम में। और इस इनकम पर आपको देना होगा एक टैक्स जिसका नाम है कैपिटल गेन, जिसका नाम है कैपिटल गेन। ये 2 प्रकार के होते हैं, आपको देखना होगा कि जो ये एसेट्स हैं ये कौन सा है, क्या ये शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं या ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। नॉर्मली याद रखना, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट इसका है, याद रखना, अगर 3 साल से, अगर मैं बोलूं 3 साल से कम होगा तो उसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर हम कहें 3 साल से अगर ज्यादा है तो उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट यहां कंडीशन है, कुछ केसेस में जो शॉर्ट टर्म है, याद रखिएगा, ये 12 महीने भी है और कुछ केसेस में ये 24 महीने भी है। तो यही आपको हो सकता है कि वो कंफ्यूज करे। ठीक है, जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उस केस में 36 महीने, 36 मंथ याद रखिएगा। हाउसिंग मूवेबल में नहीं आता है, तो जो मूवेबल नहीं है, याद रखना, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, हाउसिंग के केस में यानी मूवेबल नहीं है, उस केस में मैक्सिमम यहां काउंट होगा 24 मंथ्स। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए। चलिए अगला बताइए जल्दी से। नेक्स्ट वन, कोई भी ऐसा एसेट्स हेल्ड फॉर पीरियड लेस देन व्हाट मंथ और लेस इज टर्म एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। 36, 24, 12 और 60 और इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा एवरीबॉडी। एवरीबॉडी जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द राइट आंसर? देखिए यहां भी मैंने क्या बताया, आंसर यहां होगा 1। और अभी याद रखना मैंने क्या बताया कि अगर कोई प्रॉपर्टी मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है यानी मूवेबल नहीं है, उस केस में याद रखना शॉर्ट टर्म में हम काउंट करते हैं 24 मंथ्स के लिए। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। चलिए नेक्स्ट वन, इंडिया में जीएसटी कब आया? इंडिया में जीएसटी कब आया बताइए। 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017 या 1 जुलाई 2018 या 1 जुलाई 2019? बताइए जल्दी से आंसर क्या हो, कब आया इंडिया में जीएसटी? इंडिया में जीएसटी कब आया? इंडिया में जीएसटी कब आया? इट्स वेरी इजी गाइस एवरीवन, तो आंसर इज बी। नाउ ध्यान से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इन विच द इनकम इज एसेस टू टैक्स? ठीक है, एंड ऑल टैक्स आर पेड इन टैक्स रिटर्न फाइल। So what is called financial year, what is called assessment year, what is called previous year and what is called preceding year? जिन्होंने भी मेरे साथ, मैं अभी भी कह रहा हूं सभी लोगों को, अभी भी पहले पेपर इकोनॉमी को होने में 5 दिन बचे हैं, अभी भी अगर अपने आप को एनरोल नहीं किए हो तो चारों पेपर का ऑफर है 1799 में। आज उस बैच में एनरोल करें जहां आपको सारे यूनिट का मिलेगा एमसीक्यू पीडीएफ वाइज, है ना। तो आज उस बैच में अपने को एनरोल करो, बहुत वो इंपॉर्टेंट बैच है।
है ना, सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट ये होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से, व्हाट इज द राइट आंसर। तो बस इतना याद रखना, जैसे मैंने कहा आपको, जिस साल मैंने आईटीआर फाइल किया, जिस साल मैंने आईटीआर फाइल किया वो साल मेरा हो गया असेसमेंट ईयर। जिस साल मैंने किया आईटीआर फाइल उसे हम लोग कहेंगे असेसमेंट ईयर, और जिस साल के लिए किया होगा जिसमें हमने कमाया है दैट इज नोन एज अवर फाइनेंशियल ईयर। तो यहां कह रहा है हमने टैक्स पेड किया और यहां कह रहा है कि हमने टैक्स फाइल किया, मींस दिस टॉक अबाउट द असेसमेंट ईयर, है ना। तो आंसर हमारा क्या होगा, द आंसर इज बी नंबर। नाउ नेक्स्ट वन, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, है ना, इन द केस ऑफ फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड the same may be less than 12 months and may be extend up to what, 12 months, 18 months, 24 months या 36 months. What is the right answer? जल्दी से, what is the right answer? As per Companies Act 2013, in case of first accounting period, the same may be or less than 12 months and may be extend up to what? The answer is 18 months. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला। याद रखना ध्यान से, सेक्शन में हमेशा आपको यह देखना होगा कि सेक्शन कौन से एक्ट में आया है, क्योंकि हर एक्ट का अपना सेक्शन है। तो याद रखना, पूछा जा रहा है 10 इनकम फ्रॉम शिपिंग बिजनेस इन इंडिया इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंस इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 62 में। बताइए कौन से सेक्शन में एनआरआई को डिफाइन किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ शिपिंग बिजनेस इन इंडिया को लेकर। सेक्शन 171, सेक्शन 174, सेक्शन 174 ए या सेक्शन 172। सो व्हाट इज द राइट आंसर? वेरी नाइस, बहुत अच्छा। सो व्हाट इज द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज कॉल्ड डी नंबर। ओके, 172। नाउ अगला बताइए जल्दी से, आंसर क्या होगा। एज पर इनकम टैक्स एक्ट, कोई भी इंडिविजुअल टैक्स एक्सेस करता है मे बी क्लासिफाई एज ए रेजिडेंस, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस, ए नॉन रेजिडेंस या एनी ऑफ द एबव। व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? व्हाट इज द राइट आंसर? तो याद रखना, या तो ये होगा या तो ये होगा, और ये दोनों नहीं है तो या तो ये होगा, ठीक है, यानी आंसर हमारा डी होगा। ना अगला, अगर कोई ऐसा रेजिडेंस इंडिया में रहता है, याद रखना वन थिंग ऑलवेज कीप इन माइंड कि सिटीजनशिप होना अलग चीज है, बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट सिटीजन होना अलग है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेट इनकम, ठीक है। तो यहां बात हो रही है कि एज पर द इनकम टैक्स, यहां बात हो रही है एज पर द इनकम टैक्स, ये याद रखना। तो बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से। चलिए आंसर आपका होगा 182 डेज। नाउ अगला, अगर कोई रेजिडेंस इंडियन कंडीशन है इज अप्लीकेबल ओनली इफ द टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स एक्सीड करता है, देन नील टैक्स लायबिलिटी इन अदर कंट्री और टेरिटोरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। तो कितना अमाउंट लिमिट है? 5 लाख, 10 लाख, 15 और 25 लाख तक की लिमिट है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा एवरीवन? 13 का आंसर क्या होगा? तो 13 का आंसर आपका होगा, याद रखना, टोटल 15 लाख रुपए तक। चलिए अगला, एज पर द गाइडलाइन इफेक्टिव फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 a citizen of India or a person of Indian origin who live India for employment outside India during the year will be eligible to be considered as residence of Indian ROR if he stay in India any aggregate, मतलब total, that is not necessary कि लगातार aggregate में रहना होगा। कितना? 60 days और more, 180 days और more, 360 days और more, 730 days और more। बताइए what is the right answer? जल्दी से। चलिए द आंसर हमारा क्या होगा? सेम। नाउ
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। पेन स्टैंड फॉर कितने अकाउंट नंबर होते हैं? देखिए पेन कहें या अगर हम कहें 10, बताओ जरा जल्दी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चैट को मिनिमाइज करके वीडियो को लाइक जरूर करेंगे सभी लोग। व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर गाइज? तो आंसर आपका क्या होगा? बी नंबर। चलिए अगला, ये है आज का 60 नंबर क्वेश्चन और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए कि जब भी हम बात करते हैं फास्टैग को लेकर, तो हमारा मिनिमम केवाईसी के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी लिमिट होती है? 1,00,000 रुपए, 50,000 रुपीज, 2,00,000 रुपए, या देखो बाई मिस्टेक है, हाँ नहीं सही है, या 10,000 रुपीज। बताइए आंसर क्या होगा? लोगों को लग रहा होगा सर ये और ये तो दोनों एक है। ध्यान से देखो दोनों में कितना डिफरेंस है ना? दोनों में कितना डिफरेंस है? बताइए इसका आंसर क्या होगा एवरीवन? 16 का आंसर क्या होगा? तो देखो याद रखना दो चीज है। अगर आपने मिनिमम केवाईसी कराया है तो याद रखिएगा जो लिमिट है डेली की, अगर मैं कहूं वो लिमिट है, याद रखिएगा 10,000, ठीक है? और सालाना की लिमिट होगी 1,00,000 रुपए। लेकिन अगर आपने फुल केवाईसी करा लिया तो फिर आपकी एक बार में लिमिट हो जाएगी 1,00,000 रुपए। ये पॉइंट याद रखना सभी लोग ध्यान से, ये गलती करते हैं बहुत, समझना। अगर हम बात करते हैं, अगर हमने कराया है मिनिमम केवाईसी, उस केस में याद रखना हमारा जो वैलेट में पैसा हो सकता है वो कभी भी 10,000 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने साल भर की बात की तो उसकी लिमिट कितनी है? 1,00,000 रुपए। अगर हमने पूरा केवाईसी करा लिया तब जरा लिमिट देखिए कितनी हो गई, किसी भी टाइम के लिए कितना? 1,00,000 रुपए। और वन मोर थिंग, कभी भी आपको फास्टैग के लिए याद रखिएगा केवाईसी नहीं कराना होता है, आपको बस अपना व्हीकल का आरसी जाके देना होता है और वही इनफ होता है। कभी भी उस केस में केवाईसी आपका दोबारा नहीं होता है, ठीक है? चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं केस स्टडी से और ये है होम लोन से। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मिस्टर राजीव जो हैं उनको एक होम लोन चाहिए और उन्होंने 25 लाख रुपीस के लिए होम लोन जो था वो अप्लाई किया, है ना? और इंडिया का कोई डोमेस्टिक बैंक है वहां अप्लाई किया। बैंक ने उन्हें 25 लाख रुपीस सेंक्शन किए होम लोन के लिए। अब कंसर्न क्या है आपको बताना है, जो कि मिस्टर राजीव जो हैं वो 240 मंथ्स में पूरा करेंगे। अब आपको ये बताना है कि इसका जो ईएमआई है, यानी हमें ईएमआई कितनी पेड करनी है, बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आई होप जितने भी हमारे पेड यूजर होंगे वो बहुत आसान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है एवरीवन। जल्दी से व्हाट इज द राइट आंसर? सभी बैंकर से रिक्वेस्ट हमारा हो, एवरीवन बैंक, जितने भी हमारे बैंकर्स जुड़े हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आपकी मैं एक हेल्प कर देता हूं, आपको मैं दे देता हूं एक सिंपल सा, देखिए यहां पर ईएमआई का फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल पता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और आपको ये फॉर्मूला पता है, आपने कितनी बार पेपर 3 में भी सॉल्व किया होगा, 1 + r⁴n और अपॉन 1 + r⁴n-1। याद रखना इसके वैल्यू को हमें 1 से माइनस करना है, ठीक है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा एवरीवन? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका जो आपको पहला काम करना है, आपको रेट को सबसे पहले क्या करिए, उस रेट को आपको कन्वर्ट करना है तुरंत इस फॉर्म में, क्योंकि पता होगा आपको आप मंथली आपको निकालना है ईएमआई, ठीक है?
और हम सभी लोगों को पता है कि टेन्योर मतलब क्या होता है, हमारे कितने मंथ में हम रेट पेड करेंगे EMI को। तो बस हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, 2.5 लाख रुपए 0.007083 जो ये वैल्यू है ना, ओके। और टू दी ब्रैकेट 1 + 00708 टू दी पावर 240। इसे कैसे सॉल्व करते हैं ऑलरेडी मैंने ग्रुप में डाला हुआ है आप लोगों के टेलीग्राम पे, वहां से देख सकते हैं। और 1 प्लस ये यानी जो भी वैल्यू आएगी उसको आप 1 से करेंगे माइनस, ठीक है, उसको आप करेंगे 1 से माइनस। तो अगला हमारा क्या होगा, यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, दिस वन। यानी ये हमारा पूरा सॉल्व होने पर आया कितना, 17707 टू दी पावर मल्टीप्लाई 5.44, यानी कि याद रखना इसकी वैल्यू जो है ये है, ठीक है। और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू ये आ गई, और लास्ट में 4.44061 उसकी वैल्यू है, ठीक है। यानी हमारे सामने आंसर आ गया, देखिए बहुत ही सिंपल सा, कि 21,695 जो है ये हमारा हो गया EMI। गारंटी है आपके एग्जामिनेशन में EMI से क्वेश्चन जरूर आएंगे, देखिएगा बिल्कुल, इट्स अ फैक्चुअल, ठीक है। चलिए अगला, अब क्वेश्चन अगला क्या है, आपको बताना है कि हाउ मच इंटरेस्ट विच मिस्टर राजीव नीड टू पे, यानी मिस्टर राजीव जो है वो कितना इंटरेस्ट पेड करेंगे टोटल अपने लोन में, बताइए जल्दी से एवरीवन। सभी लोगों को करना है पार्टिसिपेट। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन वही है, अगर मैं कहूं उसको, यहां पर हमारा फॉर्मूला तो यही होगा, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमें EMI कितनी देनी है। तो हमारे पास आ गया, हमने पिछले निकाला है, ये हमारी EMI है। अगर हम इस EMI को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो शायद हम निकाल सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड माई टोटल अमाउंट, जो अमाउंट हम पेड करेंगे, है ना। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि हमेशा P प्लस आई होता है आपका, यानी EMI में प्रिंसिपल भी होगा और आपको इंटरेस्ट भी होगा। तो आपने इसको इससे कर दिया, यानी ये जो पैसा है इतना पैसा हमने पेड किया, इतना पैसा हमने क्या किया, पेड किया। अब अगर हमें आई निकालना है तो हमने क्या किया, P से इसको कर दिया, P को इसमें माइनस, सिंपल सा हमने P को उधर ले लिए। तो अगर हमने इस अमाउंट से इस अमाउंट को किया माइनस तो हमारा आंसर आ गया, यानी कि दैट मीन्स 27,06,800 रुपीज जो है हमने पेड किया इंटरेस्ट, है ना। और जो हमारा प्रिंसिपल था वो कितना था, 25 लाख रुपीज। आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों, वेरी नाइस त्रिपाठी जी, गॉट है यार, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए अगला सॉल्व करिए जल्दी से, अगला जल्दी से, मुझे देखना है यार सारे क्वेश्चन कौन सही करता है, जल्दी से एवरीवन, जल्दी से, सभी लोगों को रिक्वेस्ट है जल्दी से मुझे बताइए अगला आंसर क्या होगा। चैट को मिनिमाइज करके जरूर आप लाइक करें, है ना, सेशन को। अब क्या कह रहा है, आपको ये बताना है कि 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर अगर हमने लगातार पेमेंट किया तो आपको बताना है कि कितना अमाउंट बचेगा, कितना अमाउंट बचेगा। अगर आपने, त्रिपाठी जी मैंने पावर को कैसे शॉर्ट फॉर्मूला बताते हैं ऑलरेडी ग्रुप में बताया है, मुझे आप टैग करिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले भी डाला था, प्रद्युमन सर ने भी बताया है, आप मुझे पेड वाले में टैग करिएगा, मैं आपको वहां बता दूंगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए डिटेल में तो मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे साथ ज्वाइन करें आप क्रैकर बैच में। क्रैकर बैच में फायदा क्या हो रहा, वहां मैं डेली कराता हूं, नंबर 1 वहां आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और वहां पर मैं करा रहा हूं, यानी दोनों चीज आपका साथ साथ होगा। और वहां हम लोग चल रहे हैं मॉड्यूल वाइज, ओके। जरा सोचिए कि जब तक एग्जाम होगा हम लोग कितना ज्यादा कवर कर लेंगे, है ना। चलिए चलिए, तो एक फॉर्मूला याद रखना हमेशा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको देखना है, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर वैल्यू,
यानी आपको निकालना है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू दी पावर एन, मैंने कल एक ग्रुप में वीडियो डाला था कि कैसे हम कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं, ठीक है, कल देखिएगा। माइनस ए मतलब आपका एनओटी लीजिए या आप ईएमआई ले लीजिए, 1 प्लस आर टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आर, ये आपका हो गया आपका फॉर्मूला। इसको सभी लोगों को याद रखना, ये बहुत काम देगा आपके पेपर 3 में, है ना एवरीवन। अब हमने क्या किया, पता है अभी का प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 25 लाख रुपीज हो गई, है ना। अगर हम आगे लेते हैं, ए हमने पीछे भी सॉल्व किया है, 21,695 रुपीज होगा। उसके बाद हमने क्या किया, नॉर्मली अपने इंटरेस्ट को रेट से कन्वर्ट किया, मतलब मंथ से, तो ये आपका आ गया हमारा क्या, विच इज कॉल मंथली। और हमने क्या किया, हमें पता है कि हमने 5 साल तक हमने पेड किया, यानी कि 60 मंथ का जो ईएमआई है वो मैंने पेड कर दिया, ठीक है। यानी कि 10, अगर मैं कहूं, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं फॉर्मूले में तोड़ दूं तो जरा सोचिए, 25 lakhs 1 प्लस 00072 टू दी पावर 6 माइनस 21695 इन ब्रैकेट में 1 प्लस 0007083 टू दी पावर 60 माइनस 1 अपॉन, देखिए बहुत ही सिंपल सा है, याद रखना, एकदम मत सोचना बहुत हार्ड है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आपका जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ गई 38,18175 माइनस 1615010, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर आ गया 220,3164, दिस इज द आंसर। चलिए अगला बताइए जल्दी से। अगर मान लीजिए किसी कारण से जो इंटरेस्ट है उस रेट को चेंज कर दिया गया और वो कर दिया गया 8.5 से 9% आफ्टर 5 ईयर, तो आपको बताना है कि हाउ मच ईएमआई नीड टू पे बाय मिस्टर राजीव नाउ, यानी अब हमें ईएमआई कितनी पेड करनी होगी, आपको ये सॉल्व करना है। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा हो सके सेशन को फैला दीजिए, सभी लोगों तक बता दीजिए, क्योंकि याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करिए सभी लोग। चलिए देखिए सिंपल सा, ये फॉर्मूला तो एकदम याद कर लीजिए, आपको होम लोन में, आपको व्हीकल लोन में, आपको ऑटो लोन में, आपको बस हर में ये फॉर्मूला काम देगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने नोट कर लिया और हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर 5 ईयर, यानी 5 साल के बाद हमारी वैल्यू क्या है। तो हमको पता है ये वैल्यू तो हमने पीछे भी निकाली है, पीछे है ना, निकाला है हमने। नाउ हमने आर को कन्वर्ट किया, क्योंकि पता है हमारा रेट क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमने कितना ईएमआई पेड कर दी, यानी कि 180 में मंथ अगर मैं कहूं तो अभी भी हमारा रिमेनिंग टाइम है, यानी हमें इतने सालों का निकालना होगा ईएमआई, है ना। अगर मैंने कहा उस फॉर्मूले पे हमने पुट कर दिया, तो देखिए दिस इज द फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला आपको दिया था हमने पुट किया, और लास्ट में 16,523 को हमने 73 से 0.3 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, और जो वैल्यू आई वो याद रखना इसकी वैल्यू है ना, दिस वन वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना इसकी वैल्यू है ये 2.8380। कभी भी गलती जहां करते हैं, बहुत बार मैंने देखा है, आपको इसको जो वैल्यू आएगी पूरी याद रखिएगा, 1 प्लस 00 का जो आप फैक्टर निकालेंगे उसके बाद जो वैल्यू आएगी आपको उसको 1 से करना है माइनस, ये नहीं कि आपने 180 से 1 को कर दिया माइनस और निकाल दिया उसका फैक्टर, यही गलती होती है बहुत लोगों से, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया कि अब जो उन्हें ईएमआई पेड करनी है वो पेड करनी है 22,246 रुपीज। मुझे कमेंट करके बताइए सारे लोग, क्या इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है, प्लीज लेट मी नो। बताइए जल्दी से। क्रैकर बैच में आइए और वहां आपको और भी मिलेंगे केस स्टडी, है ना, सभी लोगों को। बताइए आंसर क्या होगा। आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा, है ना। नाउ अब आसान क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन खत्म, नाउ आसान क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फॉरेक्स रेट जो है वो दिल्ली में अगर मैं कहूं $1
इक्वल टू उसकी वैल्यू है 48.80। ठीक है। अगर मैं बात करूं लंदन में जो हमारा 1 यूरो है उसकी वैल्यू है 1.60। एक एक्सपोर्टर है जो अपने बिल को रियलाइज करना चाहता है और उसके पास इतना आया यूरो। आपको बताना है कि हाउ मच अमाउंट विल बी गिवन टू द एक्सपोर्टर इन डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि आपको सॉल्व करना है कि डोमेस्टिक करेंसी में उन्हें कितना पैसा मिलेगा। बताइए एवरीवन। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व। देखो बहुत ही आसान है, दो चीज याद रखना, आपके पेपर 3 में भी है। अगर आपने याद होगा सिंपल, अगर लिखा हुआ है $1 इक्वल टू मान लीजिए 1 INR, यानी कि जब भी हम अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी से करेंगे कंपेयर और बेस हमारी होम करेंसी है, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट कोटिंग। ठीक है। अगर मान लीजिए हमने 1 INR रुपीज को कोट किया डॉलर से और कहा इतना हमारा डॉलर है, यानी ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट कोट। ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे यूरो लेना है। अब यूरो का हमें पता ही नहीं कि रेट क्या है। उस केस में क्या होता है, हम क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस रेट अप्लाई करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, पहले हम रुपीज से खरीदेंगे डॉलर, फिर रुपीज से खरीदेंगे यूरो। ठीक है। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए आंसर क्या होगा। सिंपल, आपने अगर 48.80 को मल्टीप्लाई किया, रेट कितना है आपका देखिए 1.60 का रेट है, आप रेट कर दीजिए, यानी आपके पास डॉलर आ गया। अब कितना यूरो आया? आपके पास आया 50,000। इस पूरे को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा और आंसर हमारा होगा दिस वन। आई होप ये सही सभी लोगों का होना चाहिए, है ना। हाय श्याम, वेलकम, है ना। आई होप ये सभी लोगों का सही हुआ होगा, है ना। चलिए नाउ बताइए इसका आंसर क्या है। आपको बताना है विथ इफेक्ट फ्रॉम मार्च 31, 2004 a non-performing asset shall be a loan or an advance where interest or installment of principal remain overdue for period of more than 90 day in respect of term loan। दूसरा कहता है the account remain out of order for a period of more than 90 day in respect of OD cash credit। तीसरा कहता है बोथ, एंड लास्ट कहता है फोन नंबर, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा एवरीवन। व्हाट इज द रियल आंसर? जल्दी से, रियल आंसर क्या होगा? जल्दी से एवरीवन। चलिए, तो देखिए याद रखना है आपको, इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा बोथ, यानी कि ये भी नियम सही है और ये भी नियम सही है। ठीक है। इंडिया में ऐसा कोई भी पेमेंट अगर आपको रिसीव करना है और अगर रिसीव नहीं हुआ ड्यू डेट के बाद लगातार 90 दिनों तक, सो दैट वी कॉल एनपीए, उसे हम एनपीए कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। ये गाइडलाइन है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की और ये हमारे देश में 2004 से एप्लीकेबल है। और इसी को रिकवर करने के लिए बैंकों के पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं तो सरफासी एक्ट 2002 है ना। चलिए, कुछ और भी केस है। मान लो मैंने क्या बोला, कोई बिल रिमेन ओवर ड्यू है ना, लाइक पोस्टपेड बिल हो गया, फोन का बिल, कोई भी अमाउंट अगर ड्यू है, ड्यू डेट के 90 दिनों के बाद अगर पेमेंट नहीं आ रही तो दैट वुड बी कॉल्ड, उसे कहेंगे हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है। तो तीसरा और चौथा दोनों भी कॉज है। चलिए अगला बताइए जल्दी से, आपको इसमें से ढूंढना है कि कौन सा रॉन्ग है। सॉल्व करिए जल्दी से, कौन सा रॉन्ग है एवरीवन।
कौन सा रॉन्ग है? देखिए, कोई भी वैसा लोन ग्रांटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप विल बी ट्रीटेड एज एनपीए if the installment of principal or interest thereon remain overdue for one crop season, ठीक है, a loan granted for long duration crop will be treated as non-performing assets if the installment of principal or interest therefore remain overdue for two crop season. तीसरा कहता है all और फोर्थ कहता है none. बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से. What is the right answer? देखिए यहां गलती हो गई आपसे, याद रखना ये गलत है, 1 नहीं होगा, और ये गलत है, ये भी रॉन्ग होगा. जब भी कोई लोन, अगर मैं कहूं आपको, जब भी कोई लोन, याद रखना शॉर्ट ड्यूरेशन की बात होती है, उसमें हमेशा 2 क्रॉप सीजन. जुलाई में आपने लोन लिया फॉर पेडी के लिए, तो जुलाई से दिसंबर एक क्रॉप सीजन, फिर जनवरी से दिसंबर दूसरा क्रॉप सीजन, यानी कि आपको मिलेंगे 2 क्रॉप सीजन. अगर लोन वैसा है फॉर द क्रॉप के लिए जो लॉन्ग टाइम क्रॉप्स है, टोबैको, कॉटन, उस केस में सिर्फ एक मौका मिलेगा. तो यहां ये दोनों ही गलत, तो हमको पूछना है रॉन्ग. तो आंसर हमारा क्या होगा? सी नंबर, है ना. चलिए अगला. 31 मार्च 2005 से एक नियम आया, व्हेन ए एनपीए रिमेन ड्यू फॉर पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ, तो उसे हम क्या कहेंगे? बताइए, उसे हम क्या कहेंगे? क्या उसे हम सबस्टैंडर्ड कहते हैं? क्या उसे हम स्टैंडर्ड एसेट्स कहेंगे? क्या उसे हम डाउटफुल एसेट्स कहेंगे? या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? वेरी नाइस. तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा 1 नंबर. ठीक है, चलिए देखिए, हमेशा आपको ये याद रखना है, ठीक है, जब भी बात हो सब स्टैंडर्ड, तो हमेशा लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स. दूसरा याद रखना, अगर डाउटफुल की बात होती है तो D1 में 1 ईयर, D2 में 3 ईयर, एंड मोर देन 3 ईयर है तो D3 में कहते हैं, है ना. एंड लास्ट हमारा क्या है? अगर 3 साल से ऊपर हो गया तो वी कॉल, उसे हम कहते हैं लॉस एसेट्स. ठीक है, ए लॉस एसेट्स इज वन वेयर द बैंक और द इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर और द आरबीआई इंस्पेक्शन हैज आइडेंटिफाई द लॉस बट अमाउंट हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ द होल. मतलब कहने का, अगर आपका लोन लॉस में पहुंच गया तो आप अपने बिजनेस उसको रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं जब तक आरबीआई अप्रूवल ना दे. आप शो करना है आपको अपने बैलेंस शीट में कि यस दिस इज माय लॉस एसेट्स. ठीक है, ओके. चलिए नेक्स्ट वन बताइए. फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविजन नोम, जब भी हम लोन की बात करते हैं एनपीए की, तो हम प्रोविजन करते हैं. आपको बताना है इसमें से लोन प्रोविजन के फॉर्म में कौन सा रॉन्ग है. एग्रीकल्चर 0.25%, रेजिडेंशियल हाउसिंग 0.75%, कॉमर्शियल 1% एंड अदर 0.4%. व्हाट इज द राइट आंसर? बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से एवरीवन ट्राई टू बी पार्टिसिपेटेड. बिल्कुल लग जाइए, आर या पार. अगले 20 डेज में कोई आराम नहीं करना है ना. अगले 20 डेज में कोई आराम नहीं करना है, जितना ज्यादा हो सके हम लोग को करना है प्रैक्टिस. तो यहां पर अगर मैं कहूं आपको तो सारे सही हैं, यानी यहां पर कोई भी रॉन्ग नहीं है. ये सारा परसेंट क्या है? बिल्कुल सही है. ध्यान से रखना, ये सारा परसेंट बिल्कुल सही है. या तो हम प्रोविजन करते हैं इस केस में, और या तो करेंगे स्टैंडर्ड केस में. ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और या तो हम करेंगे दिस वन, ठीक है. D1 में है तो कितना रखेंगे प्रोविजन? 25. D2 में है तो 40% एंड D3 में है तो 100%. ठीक है, ये पॉइंट सभी लोगों को याद रखना है, टू एवरीबॉडी. नाउ इस क्लास की PDF के लिए ज्वाइन करिए @राजीव मिश्रा GA गुरु.
और क्विज देने के लिए आप इन दोनों ही ग्रुप को अपने आप को इनरोल कर सकते हैं।